अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोईद पीरज़ादा और मैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से एक डिटेल कमेंट करना चाहता हूँ। ये खासा डिटेल कमेंट है और इसका एक बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हिंदुस्तान और मगरब के ज़राए इब्लाग तो हमेशा से सैकड़ों हज़ारों दफ़ा ये इल्ज़ाम दोहराते हैं कि चीन का बेल्ट रोड इनिशिएटिव BRI, जिसका CPEC एक हिस्सा है, ये दर हकीकत चीनी साम्राज्य की तरक्की पजीर ममालिक जो कि एशिया में है, अफ्रीका में है, सेंट्रल एशिया में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, इन सब के या कहीं भी हैं सर, उनके ख़िलाफ़ एक चीनी साम्राज्य की साजिश है जिसका मकसद न सिर्फ चीन के स्ट्रेटिजिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, बल्कि इसका मकसद ये भी है कि इन गरीब ममालिक का सरमाया जो है उसे चीन की तरफ मुंतकिल किया जाए, चीन का जो सरप्लस रॉ मटेरियल है उसको खर्च किया जाए और चीन की कंपनीज़ को ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो दिलाया जाए। इस किस्म का पाकिस्तान में भी 10-15% मीडिया का हिस्सा है जो मगरबी ज़राए अबलाग के साथ आवाज़ से आवाज़ मिला के शुरू से गुज़िश्ता 3-4 बरस से यही कहता चला आया है। लेकिन अब गुज़िश्ता 3-4 बरस से एक नई किस्म की बेचैनी भी पाकिस्तान में देखने में आती है और जो मैंने गुज़िश्ता वीलॉग अपना किया था, जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पिछले हफ्ते किया था, उसमें कुछ इसका जिक्र भी मैंने थोड़ा सा किया और फिर उस पर कुछ लोगों ने ये सवालात भी उठाए उसके कमेंट्स में कि चीन पाकिस्तान का कितना अच्छा दोस्त है, हम क्यों कहते हैं कि चीन पाकिस्तान का इतना अच्छा दोस्त है। और मैंने ये महसूस किया कि ये कमेंट्स जो हैं ये किसी बुरी नीयत से, बदनीयती से, किसी साजिश के तहत नहीं उठाए गए, बल्कि ये उस फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका पाकिस्तानी अवाम जो है वो गुज़िश्ता 3-4 बरस से शिकार है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की माशी जो एक कोलैप्स और मुश्किल सूरत हाल है उसमें पाकिस्तानी महसूस करते हैं कि चीन पाकिस्तान का एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर है और इस मुश्किल घड़ी में चीन को गालिबन पाकिस्तान की ज़्यादा मदद करनी चाहिए थी। और इसलिए भी पाकिस्तान की ज़्यादा मदद करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के ऊपर जिस किस्म का दबाव है अमेरिका का, अमेरिका के कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, FATF है और अमेरिका के इत्तेहादियों का जो दबाव है पाकिस्तान के ऊपर, इसमें चीन को ज़्यादा खुल के पाकिस्तान को बेल आउट करना चाहिए था। ये फीलिंग खासी डीप है पाकिस्तान में और इसी वजह से ये सवालात जो हैं उठ रहे हैं और ये सवालात जो हैं इनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। अब जो ये सवाल है बड़ा बड़ा जो सवाल है कि चीन पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है कि नहीं, इसका कोई हाँ या ना में, येस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये एक पेचीदा किस्म का सवाल है और इसके लिए कम से कम 2 किस्म के पहलुओं को, आस्पेक्ट्स को देखने की ज़रूरत है। पहला पहलू पाकिस्तान और चीन का जो 70 बरस का एक रिलेशनशिप है उसका एक बहुत ही तेज़ी से मुख्तसरन जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ असर हाज़िर की जो एक इकनॉमिक और पॉलिटिकल शिफ्ट है दुनिया की, उसको भी देखना ज़रूरी है। पहले हम देखते हैं तारीख़ी तनाज़ुर में पाकिस्तान ने चीन को रिकग्नाइज तो किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1950 में, लेकिन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में 1951 में 1951 में पाकिस्तान ने कायम किए। इस हवाले से इस बरस 2021 के मई में पाकिस्तान और चीन ने एक 70 बरस की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी किया और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसे मुसलसल सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं भी एक मैगज़ीन का एडिटर हूँ, ग्लोबल विलेज स्पेस का, जिसने मई 2021 में इसके हवाले से एक स्पेशल एडिशन भी निकाला था, जो मैं आपको स्क्रीन पे उसका इमेज भी दिखाता हूँ। ये नेट पे है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है इस पूरे रिलेशनशिप की तारीख के हवाले से। लेकिन जहन में ये रखिए कि पाकिस्तान के चीन को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज करने से 13 माह कबल हिंदुस्तान ने भी चीन को डिप्लोमेटिकली रिकग्नाइज किया और अपनी सफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया। ये और बात है कि बतदरीज आने वाले सालों में हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब होते चले गए और आज सूरत हाल ये है कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। ख़ास करके हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग और अवाम जो हैं वो चीन को बहुत ही शक और नफ़रत की नज़र से अब देखने लग गए हैं। चीन के अंदर अवाम जो हैं वो गालिबन हिंदुस्तान के बारे में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी जो है और इतने नेगेटिव और मनफी जज्बात जो हैं वो नहीं रखते हैं। लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू उस वक्त होता है जब 1956 में उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जिनका ताल्लुक फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान से है यानी बांग्लादेश से है, वो चीन का विज़िट करते हैं। वहाँ के वज़ीर आज़म चू एन लाई से मुलाकात करते हैं और एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है
वो तय पाती है, उसका साइन होता है। फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है वो है 1962 का, जब चीन और हिंदुस्तान के दरमियान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है, लद्दाख के एरिया में ठीक ठाक जंग हो जाती है, जिसमें हिंदुस्तान को खासी हज़मियत का और शिकस्त का सामना करना पड़ता है। ये वो मौका है जहां चीनी लीडरशिप पाकिस्तान को ये हिंट कराती है, पाकिस्तान को बाकायदा ये मैसेज कन्वे किया जाता है फील्ड मार्शल अयूब खान को 1962 में कि ये मौका है आपके लिए कि आप भी कश्मीर में हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात को सेटल कर लें, इस जंग में और इस कशमकश में आप शामिल हो सकते हैं। और लेकिन उसी वक्त में, इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ करे, पाकिस्तान की लीडरशिप अभी सोच ही रही है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही स्ट्रेटेजिक माइंडसेट रखते हैं, उन्हें खुद से ही अंदाज़ा होता है कि ये कैसा मौका है, ये कैसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पाकिस्तान किसी सूरत भी इसको जाने नहीं देगा। पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में कूद सकता है कश्मीर के सिलसिले से, क्योंकि जाहिर है कि एक दोनों मुल्कों के दरमियान एक तनाज़ा जो है 1947 से चला आ रहा था। और पंडित नेहरू दिल्ली में अमरीकी सफ़ीर, गालिबन उस वक्त पीटर गालब्रेथ थे, उनको मिलाते हैं, उनसे रजू करते हैं। वो कराची में, उस वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल खलाफा है, कराची में पाकिस्तान के जो सफ़ीर है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। और यूँ अमरीकी इंतज़ामिया, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी उस वक्त अमेरिका के सदर हैं, उनकी इंतज़ामिया जो है वो प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान तक पहुँचती है। पाकिस्तान पे दबाव डाला जाता है कि आप हिंदुस्तान और चीन की इस जंग में शामिल ना हों, आप इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें, हम कश्मीर में आपका जो तनाज़ा है हिंदुस्तान के साथ उसको हल करने में आपकी हम मदद करेंगे। उसके नतीजे में फिर अमेरिका एक नेगोशिएशन करवाता है, एक टॉक्स अरेंज करता है, जिसको तारीख में भुट्टो सवारन सिंह टॉक्स कहते हैं, जो तकरीबन 1 बरस चलती हैं 1963-1964 में। और फिर 12-13 माह चल के ये जो टॉक्स हैं, इन्हीं टॉक्स के नतीजे में शेख अब्दुल्ला को भी इस्लामाबाद भेजा जाता है। वो यहाँ आकर कश्मीरी और पाकिस्तानी लीडरशिप से मुलाकातें करते हैं, लेकिन ये टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं उस वक़्त जब हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ारत ख़ारजा साफ इनकार कर देते हैं और वो कोई भी मीनिंगफुल कंसेशन कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान को देने से बिल्कुल रजामंद नहीं होते। और वो उस वक़्त वो ये अपना इनकार करते हैं जिस वक़्त अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों की बेतहाशा जो एक मिलिट्री एड है, इकनॉमिक एड है, हिंदुस्तान को मिल चुकी होती है। और हिंदुस्तान का एहतमाद जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से बहाल हो चुका होता है, हिंदुस्तान उसको रीगेन कर लेता है। ये एक पॉइंट भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ, आमतौर पर ये समझा जाता है कि 20वीं सेंचुरी में पाकिस्तान अमेरिका की सबसे बड़ा एड रेसिपिएंट रहा है हिंदुस्तान के मुकाबले में, लेकिन हकीकत यह है कि साउथ एशिया में और गालिबन दुनिया में 20वीं सेंचुरी में अमेरिका की जो मिलिट्री और इकनॉमिक एड है उसका पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बढ़ के जो रेसिपिएंट है वो इंडिया रहा है। और ये प्रोसेस जो है ये 1962 से शुरू होता है हिंदुस्तान को चीन के मुकाबले में स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ ये भी कहना ज़रूरी है कि भुट्टो सवारन सिंह टॉक्स के फेलियर के बाद पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस एक बहुत डिटेल्ड असेसमेंट रखता है पाकिस्तान की उस वक़्त की गवर्नमेंट फील्ड मार्शल अयूब खान के सामने, जिसमें ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान अब इतनी तेज़ी से अपने आप को मुसल्ला कर रहा है कि अगर पाकिस्तान को कश्मीर में कोई मिलिट्री सोल्यूशन ढूंढना है तो यही मौका है कि हम कश्मीर में, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंटरवीन करें मिलिटरीली, ताकि हिंदुस्तान को एक बामकसद टॉक्स और नेगोशिएशन पे टेबल पे लाया जा सके, हिंदुस्तान को मजबूर किया जा सके। यानी अंदाज़ा उस वक्त भी ये है कि आप कोई कश्मीर को फ़तह नहीं कर सकते, लेकिन इतना दबाव ज़रूर डाल सकते हैं कि आप हिंदुस्तान को आप एक नेगोशिएशन टेबल पे ला सकते हैं। और ये वो असेसमेंट है जिसके नतीजे में जून-अगस्त 1965 में पाकिस्तान जो है वो अपने गोरेलास को, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री NLA के गोरेलास को मकबूजा कश्मीर में एंटर करता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम इसके बाद आता है और 1965 की जंग जो है वो होती है, जिसके बारे में मुझे हमेशा ये शक है कि शायद ये एक सही जंग नहीं थी, और अगर ये जंग होनी ही थी तो इसका जो राइट टाइम था, चूँकि हम चीन के हवाले से बात कर रहे हैं, वो 1962 था जब चीन के हाथों हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना था। और 1965 में हिंदुस्तान और उसकी फ़ौज जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को बहाल कर चुकी थी, उसका मोरल वापस आ चुका था, हिंदुस्तान बहुत बेहतर सिचुएशन में था पाकिस्तान की इंटरवेंशन को हैंडल करने के हवाले से। बहरहाल ये तो एक साइड कमेंट है। लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की टाइमलाइन पे। 1965 की जंग में, हाँ 1963 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1963 में पाकिस्तान और चीन एक बॉर्डर सेटलमेंट करते हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 8000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका जो है
या शायद नील का इलाका जो है पाकिस्तान चीन के हवाले करता है, गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाके में, क्योंकि चीन 19वीं सदी की बरतानवी यादाश्तें और ट्रांसक्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखता है। पाकिस्तान का मकसद ये भी है कि चीन के साथ बॉर्डर सेटलमेंट करके एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का आगाज़ किया जाए, और यकीनन यही होता है। इस बॉर्डर सेटलमेंट के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में भी बहुत इजाफा होता है, एक एहतमाद और एक कॉन्फिडेंस की फ़ज़ा कायम होती है जो उसके बाद मुसलसल चलती है और बिल्ड अपॉन उसका होता है। आई थिंक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन 1965 की जंग है, जिसमें चीन का कोई बहुत ज़्यादा खातिर खा रोल जो है नहीं है। 1966 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिलिट्री कॉपरेशन के हवाले से एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट की फौरी तौर पे तो कोई अहमियत हमें नहीं समझ आती, लेकिन 1966 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और वो है कराकोरम हाईवे KKH का पहली दफ़ा एक रफ शक्ल में कंप्लीट होना, और उसके साथ ही एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO मारज़ वजूद में आता है, जो जन्म लेता है आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स के वतन से, जो 1959 से पाकिस्तानी और चीनी इंजीनियर्स जो हैं, मिलिट्री इंजीनियर्स जो हैं, वो मसलसल काम कर रहे हैं। और ये 7-8 बरस के काम करने के बाद जो ये 1000 किलोमीटर से लंबी कराकोरम हाईवे ये कंप्लीट होती है, जिसका ज़्यादा जो लेंथ है वो पाकिस्तान में है, कम लेंथ उसकी चीन में है। लेकिन इसकी अहमियत यह है, इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। मैं कुछ इमेजेस आपके सामने रखूँगा स्क्रीन पे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पेव्ड रोड है। पेव्ड रोड, यानी इतनी पेव्ड रोड जो मेटल रोड है वो दुनिया में कहीं पे नहीं पाई जाती। वो 14 हज़ार फुट की बुलंदी से ये सड़क जो है वो क्रॉस करती है माउंटेनियस एरियाज़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाइगेंटिक किस्म का प्रोजेक्ट है, जिसका उस वक्त बनना जो है, यानी 1958-59 में इसका आगाज़ होना, उस वक्त जब यहाँ से ना तो कोई खातर खा ट्रेड हो सकता है, ना उस वक्त इसकी बज़ाहिरन कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सामने आती है। ये चीज़ पता चलती है कि पाकिस्तान और चीन उस वक्त से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन उसके 40-50 साल के बाद ग़ालिबन CPEC की शक्ल में, हम बहुत बेहतर शक्ल में हम देखने लग जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। और अब फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो कराकोरम हाईवे के बतन से निकलती है, वो आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जाइंट कॉन्ग्लोमरेट है, जो सड़कें, हाईवेज़, मोटरवेज़, टनल्स, ओवरहेड्स, ब्रिजेस और डैम्स जो है बना रहा है। बल्कि पाकिस्तान से बाहर अफगानिस्तान में, इराक में, मशरक़ वस्ता में भी हमें फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंजन जो है वो वहाँ से क्रिएट होता है। 1972 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक अलायंस तय पाता है। 1979 में एक इकोनॉमिक कॉपरेशन का एग्रीमेंट तय पाता है। लेकिन जो 1972 का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उसके बाद हम देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन होती है, जो एनर्जी के एरिया में बहुत ज़्यादा हमें विजिबल नज़र आती है। और चीन पाकिस्तान की मदद करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमने बहुत जिक्र सुना, आपने भी बहुत जिक्र सुना कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी कॉपरेशन है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक कॉपरेशन के नतीजे में जॉइंट स्ट्राइक फाइटर JF-17 जहाज़ जो हैं वो बनते हैं। 1971 में हेवी इंडस्ट्री टेक्सला जो है वो चीन की एक कंपनी के बाहमी इश्तराक नोरिंको से मारज़ वजूद में आता है। ये वही हेवी इंडस्ट्री टेक्सला HIT है जो अल खालिद टैंक बनाता है, और अब उससे अल खालिद जनरेशन 2 के टैंक जो हैं वहाँ से बन रहे हैं। इन सब चीज़ों का जिक्र आपने नेट पे मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा आपने देखा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान का और मगरबी ज़राए इब्लाग का एक आम तौर पर इल्ज़ाम यही है कि पाकिस्तान ने जो भी मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया या न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, ये सब चीन के मरहून मिन्नत है। ये बहुत मुबालगा आराई है, ये बहुत ज़्यादा एक एग्जैजरेटेड पिक्चर है। और जो चीज़ इसमें से मिसिंग है, जो बहुत कम आपको नज़र आती है, वो अमेरिकन सोर्सेज से नज़र आती है, जिन्होंने ये कंप्लेन किया कि चीन ने पाकिस्तान से बहुत सी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हासिल की। यानी पाकिस्तान जिसके पास बहुत बेहतर मगरबी एडवांस टेक्नोलॉजी पाई जाती थी 1970s तक, इवन 80s में एयरफोर्स के हवाले से और मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से, उसने ऐसी टेक्नोलॉजी चीन के साथ शेयर की, और चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस की वजह से उससे बहुत फ़ायदा उठाया। आपको शायद याद हो कि मई 2011 में
जब उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर एबटाबाद में घिर जाता है तो भी चीनी मिलिट्री और एविएशन एक्सपर्ट्स वहाँ पहुँचते हैं उसके मलबे का जायज़ा लेने के लिए। और एक आम तासुर ये है कि उसके पार्ट्स पे यहाँ से चीन भी चले जाते हैं, जहाँ जाके उसका एक एनालिसिस होता है और चीनी सीखने की कोशिश करते हैं अमेरिकन टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो भी हमें दोनों तरफ नज़र आता है। लेकिन मिलिट्री कॉपरेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन चीन के साथ रही है उसकी अहमियत खालिस्तान डिप्लोमेटिक है, स्ट्रेटिजिक है और हिस्टोरिक है। और वो जो मदद पाकिस्तान ने चीन को 1950 से लेके 1970s तक 20-25 बरस में दी है वो चीन के लिए बहुत ही क्रूशल थी, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। हर तारीखदान, हर स्ट्रेटिजिक राइटर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर समेत चाइनीज़ राइटर्स जो हैं वो उसका जिक्र करते हैं, उसको मानते हैं। और उसकी अहमियत ये है, उसका भी एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये है कि जब 1949 के अंदर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो माओ ज़ेडुंग का PRC मारज़ वजूद में आता है तो दुनिया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकग्नाइज नहीं करती। पाकिस्तान नॉन कम्युनिस्ट वर्ल्ड का पहला नॉन सोशलिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क है जो चीन को रिकग्नाइज करता है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ जो ताइवान है उससे ख़त्म करता है। अब ये आपके ज़हन में सवाल होगा कि ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना भी चीनी का हिस्सा है और 1925 में एक बहुत मशहूर चीनी शख्सियत जिसका चीन की तारीख में बड़ी रिस्पेक्ट है दोनों तरफ, ताइवान में भी और चीन में, सन यात सेन जो एक फ़िलासफ़र हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसके वो पहले प्रेसिडेंट हैं जो किंग डिनेस्टी को चैलेंज करती है। किंग डिनेस्टी का जो खात्मा होता है, जैसे जो स्टेटस मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का टर्किश हिस्ट्री में है खिलाफत ख़त्म करने का, वही सन यात सेन का है चाइनीज़ हिस्ट्री में किंग डिनेस्टी और बादशाहत को, इंपीरियल ऑर्डर को ख़त्म करना और वहाँ पर एक रिपब्लिकन ऑर्डर खड़ा करने का। ताहम 1920s ही से कम्युनिस्ट्स के और रिपब्लिकन्स के दरमियान एक जंग शुरू होती है जो मोमेंटरली तौर पे उस वक्त रुकती है जब दूसरी जंग अज़ीम में जापान चीन पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही दूसरी जंग अज़ीम में जापान को शिकस्त होती है तो फिर रिपब्लिकन्स और कम्युनिस्ट में जंग शुरू होती है। उस वक्त रिपब्लिकन्स को चियांग काई शेक लीड कर रहे हैं। 1949 में 1949 में कम्युनिस्ट जो माओ ज़ेडुंग और चौ एन-लाई की लीडरशिप में वो कामयाब होते हैं, चियांग काई शेक के ट्रूप्स को शिकस्त हो जाती है और जो रिपब्लिकन्स हैं वो मेनलैंड चाइना से दौड़ के ताइवान में पनाह ले लेते हैं और यूं एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वहाँ शिफ्ट हो जाती है जो आज तक वहाँ चली आ रही है। क्योंकि उसको सिर्फ 15 छोटे छोटे आइलैंड्स ही अब रिकग्नाइज करते हैं, उसे अब अमेरिका भी रिकग्नाइज नहीं करता। लेकिन उस वक्त 1949 में अमेरिका और तमाम दुनिया और मगरबी अलायंस ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकग्नाइज किया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकग्नाइज नहीं किया। और आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें ये ना पता हो कि 1970 तक चीन जो है उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा की सीट नहीं थी। फॉरगेट अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल, उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा की भी बेसिक मेंबरशिप नहीं थी और चीन इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर से बाहर था। ये वो टाइम पीरियड है जहां पाकिस्तान बीइंग द की वेस्टर्न एलाई, अमेरिका, ब्रिटेन एंड यूरोपियन एलाई सीटो सेंटो ने चीन के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लॉबिंग की। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा में लाना और चीन की राइटफुल सीट दिलाने में पाकिस्तान का बहुत ही कलीदी रोल है। ये वो रोल है जिसे चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उस वक्त भी दोबारा एक्सेप्ट किया जब 2015 में वो पाकिस्तान आए और उन्होंने आने से पहले चीन के अखबारात में अपना एक कॉलम तहरीर किया, छापा। उसमें उन्होंने लिखा कि हमें याद है कि किस तरह पाकिस्तान ने चीन की मदद की और ख़ास करके चीन को अक़वाम मुत्तहिदा में अपना स्ट्रेटिजिक अपनी जो सीट है वो दिलाने में पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था। और फिर 1970-72 के टाइम पीरियड में 71 में जब पाकिस्तान खुद मुश्किलात में घिरा हुआ था 1971 की जंग की, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के दरमियान जो ब्रेक थ्रू है उसे कराने में बड़ा कलीदी रोल जो है प्ले किया जब हेनरी किसिंगर को इस्लामाबाद से स्मगल करके बीजिंग जो है पहुंचाया गया। तो ये डिप्लोमेटिक रोल जो सपोर्ट थी पाकिस्तान की चीन के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हर फोरा में खा वो मसला तिब्बत का हो, ताइवान का हो, शिंजियांग का हो या फिर तिएननमेन स्क्वायर मैसेकर हो, जब चीन पूरी दुनिया में तनहा खड़ा था, जब पीपल रिपब्लिक आर्मी ने तिएननमेन स्क्वायर में स्टूडेंट्स पे फायर खोल दिया और कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा शायद सैकड़ों स्टूडेंट्स उसमें मारे गए और ज़ख्मी हुए।
तो जो तन तनहा आवाज़ उस दिन चीन के साथ दुनिया में खड़ी थी वो पाकिस्तान की आवाज़ थी। बाकी सारी दुनिया चीन को बाइकआउट करना चाह रही थी, कोई खुल के सपोर्ट करना तो दूर की बात है, लेकिन पाकिस्तान जो था वो उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया में चीन के साथ खड़ा था। तो ये एक बड़ा प्रोलॉन्ग्ड, बड़ा कॉम्प्लेक्स और डिटेल रिलेशनशिप है जिसने बतदरीज ग्रो किया, जिसने 2013 और 14 में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक जो कॉरिडोर है उसकी शक्ल इख्तियार की, जिसकी डिटेल्स इस वक्त मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, वो हम बहुत सा डिटेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि अब फ़र्क क्या पड़ गया है। हम असर हाज़िर की तरफ देखते हैं और मैं कुछ अदाद व शुमार जो मैंने अपने सामने लिख के रखे हैं, मेरी कोशिश है कि स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा सकूं या वो अखबारी ज़राए दिखा सकूं जहां से मैंने ये अदाद व शुमार लिए हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप 1950 का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, नेशनल डेटा जो आपको यूनाइटेड नेशन की साइट से मिलता है या वर्ल्ड बैंक की साइट से मिलता है, तो आप देखते हैं कि 1950 में चीन का जीडीपी तकरीबन 59 बिलियन डॉलर्स का है, अंदाज़न 60 बिलियन डॉलर्स का, और जो कंबाइंड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान है उसका जीडीपी तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर जो है उस वक्त बनता है, 9 बिलियन डॉलर के करीब बन जाता है। और वेस्ट पाकिस्तान जो है उसका जीडीपी तकरीबन 4 बिलियन डॉलर बनता है। उस वक्त अमेरिका का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 550 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और हिंदुस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 37 बिलियन डॉलर के करीब है। ये मैं बात कर रहा हूँ 1950 की। अब अगर हम इसका थोड़ा सा हिसाब किताब करें तो उसका मतलब ये है कि उस वक्त कंबाइंड पाकिस्तान का जो जीडीपी का 10 बिलियन डॉलर लिया जाए और चीन का 60 बिलियन डॉलर लिया जाए, तो चीन का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान के प्रोडक्ट से जो है वो को तकरीबन 6 गुना ज़्यादा बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पर कैपिटा इनकम उस वक्त चीन की पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है। और अमेरिका का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो चीन से तकरीबन उस वक्त 10 गुना ज़्यादा बनता है, 10 टाइम्स। यानी अमेरिकन इकोनॉमी जो है उस वक्त चीन की इकोनॉमी से 10-11 गुना ज़्यादा बड़ी है। और हिंदुस्तान की मईशत जो है वो उस वक्त भी कंबाइंड पाकिस्तान से तकरीबन 3.5 गुना या 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान से। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान से वो उस वक्त भी 9 गुना या 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। अब हम आ जाते हैं 2021 में, हम देखते हैं कि इस वक्त मईशत के अदाद व शुमार हमें क्या बताते हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि इस वक्त नॉमिनल टर्म्स में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, जिसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 2021 में अंदाज़न 23 खरब डॉलर की है, और ये नंबर 1 इकोनॉमी है। और चीन जो है उसकी नॉमिनल वैल्यू इकोनॉमी जो है वो है, नॉमिनल लेवल पर अगर उसको आप देखें डॉलर वैल्यू में, तो वो 17 ट्रिलियन डॉलर, 17 खरब डॉलर की है, और वो इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको पीपीपी कहते हैं, यानी कि चीज़ों की असल कीमत क्या बनती है, क्योंकि चीन में सारी चीज़ें सस्ती बनती हैं, उसमें इस वक्त भी चीन की मईशत अमेरिका की मईशत से बड़ी है, और वो 26 ट्रिलियन डॉलर, 26 खरब डॉलर की है। और 2014 में चीन दुनिया की पहली परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से मईशत बन चुका है। और अभी एक्सपेक्टेड यही है, एस्टिमेटेड यही है कि 2030 में चीन नॉमिनल वैल्यू में भी दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी बन जाएगा और अमेरिका को सरपास कर जाएगा। तो एक पहलू ज़हन में रखें। हिंदुस्तान जो 9-10 गुना बड़ा था वेस्ट पाकिस्तान से 1950 में, उसकी इस वक्त इकॉनमी 2.8 ट्रिलियन डॉलर की, 2.8 खरब डॉलर की है। और पाकिस्तान की एंड 2021 में टोटल जीडीपी होगी 280 बिलियन डॉलर की। और यूं हिंदुस्तान अब भी अपनी तमाम तरक्की के बावजूद पाकिस्तान से 10 गुना ही ज़्यादा बड़ा है। हालांकि ये अदाद शुमार उन और बहुत सी स्ट्रेंथ्स को रिफ्लेक्ट नहीं करते जो इतनी बड़ी इकॉनमी होने की वजह से हिंदुस्तान के पास हैं। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इन शेयर साइज़ ऑफ द इकॉनमी हिंदुस्तान 1950 में भी वेस्ट पाकिस्तान से 9-10 गुना बड़ा था, और आज भी वो पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान की इकॉनमी की बहुत बुरे हालात हैं, तो हिंदुस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। गो कि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, एडमिट कि इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, मैं उनको डिस्काउंट नहीं करता। लेकिन जो चीज़ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये हुई है कि वो चीन जो 1950 में पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान से समझें उस वक्त 12-13 गुना ज़्यादा बड़ा था, कंबाइंड पाकिस्तान से 6-7 गुना ज़्यादा बड़ा था, वो चीन और उसकी मईशत आज पाकिस्तान की मईशत से 60 गुना ज़्यादा बड़ी है। वो परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी है। वो नॉमिनल टर्म्स में दुनिया की दूसरी इकॉनमी है। वो 2030 में दुनिया की नॉमिनल टर्म्स में पहली इकॉनमी बन जाएगी।
ये वो चीन नहीं है जिस चीन को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने आइडेंटिफाई किया था 1950 में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की जजमेंट और एनालिसिस और उसकी जो एस्टिमेशन थी कि ये चीन के साथ हमें सही ताल्लुकात रखते हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी स्ट्रेटेजिक कैलकुलस था, असेसमेंट थी, वो तो सही निकला है। लेकिन पाकिस्तान ने 1960-70 की दिहाई के बाद बिल्कुल भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, उसने उस तरह से स्ट्रेटेजिकली ग्रो नहीं किया। हालांकि हम न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, हमारी मिलिट्री बड़ी हो गई है, हमारी आबादी आज जो है वो दुनिया की 5th पॉपुलेशन हम कंट्री हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट्स, हमने बिल्कुल भी उस तरह से ग्रो नहीं किया जिस तरह से हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन ने ग्रो किया है। तो दुनिया में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जहाँ चीन के कद काठ में, ताकत में, इन्फ्लुएंस में, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में, अहमियत में, कनेक्टिविटी में बेतहाशा इजाफा हुआ है, वहीं उसी का इन्वर्स प्रोपोर्शन ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में 1971 में जब हम आधे रह गए, इंडिया ने हमें दोलख कर दिया, हम आधे रह गए, हमारी इकोनॉमी का ग्रो ना करना, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ग्रो ना करना, हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का ग्रो ना करना, हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के सेक्टेरियन और डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स का फ़रोग पाना, हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना और हमारे ह्यूमन रिसोर्स का इंटरनेशनल कंपैरेटिवली ग्रो ना करना। 1960 की दिहाई में पाकिस्तान के ह्यूमन रिसोर्स की वही सिचुएशन थी, वही रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज थी पाकिस्तान की मास्टर्स डिग्री की, जो शायद सिंगापुर की थी, इंडोनेशिया की थी, मलेशिया की थी, टर्की की थी, इंडिया की थी। पाकिस्तान इक्वल था डेवलपिंग वर्ल्ड में और उसकी एक डिफरेंट किस्म की अहमियत थी। आज मज़ीद 50 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की अहमियत में बतदरीज बहुत कमी हुई है और चीन की सिग्निफिकेंस, अहमियत, कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इस चीज़ को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अब 2-3 आर्गूमेंट्स मैं आपके सामने रखूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बिल गेट्स के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करूँगा और माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर बनूँगा, तो क्या मैं पार्टनरशिप करूँगा और क्या मैं एग्रीमेंट कर पाऊँगा और कितना उसको इम्प्लीमेंट करा पाऊँगा? मैं तो मलिक रियाज के साथ भी या जहांगीर खान तरीन के साथ भी मैं या आप जो हैं बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकते, इसलिए कि उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं चीज़ों को हैंडल करने की, वो मेरे और आपके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इस पॉइंट को जहन में रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब 2 चीज़ें मैं और आपके सामने रखना चाहूँ। ये चीन ही नहीं है जिसके साथ हमें शिकायत है, हमें तो फिर ये भी शिकायत होनी चाहिए कि हमने जो डील मेकिंग अमेरिका के साथ की, हम अमेरिका के पार्टनर बने कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ सीटों सेंटों में, हम अमेरिका के लिए खड़े हुए, हमने अमेरिका की खातर कुर्बानियाँ दी, हमने अमेरिका की खातर हम सोवियत यूनियन के दुश्मन बने 1966 में, और फिर हम अमेरिका की खातर हमने बहुत बड़ी जंग लड़ी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उन ख़तरात को बर्दाश्त किया जिसके नतीजे में हमारा माशरा, हमारी इकॉनमी और हमारे लिए हज़ारों किस्म के मसाइल जो हैं पैदा हुए। लेकिन अमेरिका से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सके, ये एक अलग बहस है। ज़ाहिर है अमेरिका से हमने कुछ फ़ायदे ज़रूर लिए, लेकिन सम टोटल हम अमेरिका से कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं ले सके, कोई प्रॉपर ट्रेड कंसेशन हासिल नहीं कर सके। आज भी हमारा टोटल बायलैटरल ट्रेड अमेरिका जैसी इकोनॉमी के साथ 6 बिलियन डॉलर होगा, जिसमें से $4 बिलियन के करीब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, $3 बिलियन के करीब हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। टोटल जो नेट बेनिफिट हमें मिलता है इसमें से वो $1 बिलियन या उससे कम ही रहता है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ 1950 से जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं 70 बरस के, हम उसमें से क्या हासिल कर सके, जबकि 2 दफ़ा कम अज़ कम हमने अमेरिका की खातर अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त। चल, अमेरिका का तो बहुत टॉपिक डिस्कस्ड है। जापान को देख लें, अभी हाल ही में मुझे पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चीनी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के दरमियान एक ठीक ठाक डिस्कशन हुई है, जिसमें एक चीनी इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तानियों से ये पूछा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि आप ये हमें बताएं ज़रा, चूँकि ज़रा ये ऑफ द रिकॉर्ड है लेकिन मैं कोट नहीं कर सकता किसकी किससे बात हुई, लेकिन उन्होंने सवाल ये उठाया कि जापान के साथ जो आपका रिलेशनशिप है ऑटो मार्केट का, इसकी लॉजिक और मंतक आप हमें समझा दें कि 50 साल 40 साल हो गए हैं, ये जो जापानीज़ कंपनीज हैं, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है, अभी तक इनके इंजन का कोई पुर्जा और कोई कल और कोई पार्ट यहाँ नहीं बन पा रहा। ये सारी की सारी सीकेडी कंडीशन में जो है इंपोर्ट हो रही हैं, वहाँ से बन रही हैं, और फिर इन गाड़ियों को किसी और मुल्क में एक्सपोर्ट करने की इजाज़त और लाइसेंस भी आपको नहीं मिला है। और ये किस किस्म का एग्रीमेंट आपने जापान के साथ कर रखा है? जापान के साथ पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट जो है ना, $1 बिलियन से $2 बिलियन के दरमियान होता है, यानी पाकिस्तान अंदाज़न $1.5-2 बिलियन की जापान से इंपोर्ट्स करता है, जिसमें ये गाड़ियाँ और मशीनरी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और जापान जैसी इकोनॉमी के साथ जो
पता नहीं गुज़िश्ता 30 बरस से दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी रहा है 30-40 बरस तक, वो भी टोटल कोई 100-150 मिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं बढ़ सका। इससे हमें क्या समझ आती है? लेट मी वाइंड इट अप दिस लॉन्ग डिस्कशन। हमें समझ आती है हमने अमेरिका से डील करना हो या चीन से डील करना हो या जापान से डील करना हो, ये डिपेंड करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ नेगोशिएशन, हमारी कैपेसिटी टू नेगोशिएट, हमारी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो क्या रही है। इसका ताल्लुक प्रेजेंट गवर्नमेंट से नहीं है, उससे पिछली वाली गवर्नमेंट से नहीं है, ये सारी ही गवर्नमेंट जो हमारी जो हैं उन सब की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रही है, उनकी जो एबिलिटी टू नेगोशिएट रही है, जो है ना, उसके बारे में वो एक क्वेश्चन है हमारे लिए देखने के लिए कि वो किस कैपेबिलिटी की रही। ये सही है कि हमारी इकोनॉमी ने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया 1980s में, जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स बैठी थी, जनरल ज़िया की या जनरल मुशर्रफ की बात में बैठी थी 2000 से 2007 में, लेकिन वहाँ जो परफॉर्मेंस बेहतर आती है वो मैं ये समझता हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से आती है, बिकॉज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उनके पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके पास होती है, ऑपोजिशन कोई नहीं होती, और जो एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिकल गवर्नमेंट का एक झगड़ा और फॉल्ट लाइन होता है, वो कशमकश और वो जद्दोजहद और वो टग ऑफ वॉर जो है वो नहीं चल रही होती, और उस यूनिटी ऑफ कमांड की वजह से बेहतर डिसीजन मेकिंग हो जाती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्निस्टिक आइडियाज़ पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत ने 1960s के बाद कोई भी जेन्युइन आइडियाज़, इंटेलिजेंट आइडियाज़ नहीं प्रोड्यूस किए, और पाकिस्तान मसलसल जो है कंपैरेटिव लेवल से बुरा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे दो सजेशंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिकॉज बात बड़ी लंबी हो गई है। दो सजेशंस ये हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स तभी बेहतर नेगोशिएशन कर पाएंगी जब वो अपने आप को पाकिस्तान के अवाम के सामने अकाउंटेबल समझेंगी। उनको होगा कि कोई किसी को वो उन्होंने जवाब देना है, और वो लोगों को जवाब तभी देंगी जब लोग बाशऊर होंगे, और लोग तभी बाशऊर होंगे जब पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग और पाकिस्तान का मीडिया उनको इन्फॉर्मेशन देगा, डिसइन्फॉर्मेशन नहीं देगा। मुझे ये खौफ महसूस होता है कि पाकिस्तान की उर्दू टेलीविज़न मीडिया जिसका मैं हिस्सा हूँ, और पाकिस्तान के ख़ास करके उर्दू के जो अखबारात और जरीदे हैं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे पाकिस्तान के लोगों को, वो उनको सिर्फ डिसइन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तरह तरह की। और यही वजह है कि हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म के जुलूस इस्लामाबाद को फतह करने के लिए निकलते हैं। कोई फ्रांस से बदला लेना चाहता है, कोई इसराइल के बारे में कुछ करना चाहता है, और ये जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं जिसकी एक झलक मैंने आपके सामने रखने की है, इसकी बहस बड़ी नाकाफ़ी होती है पाकिस्तान की उर्दू के टेलीविज़न चैनल्स पे, अखबारात और जरीदों के अंदर। ये वो रियल इश्यूज़ हैं जिन पे हमें सोचने की ज़रूरत है। हुकूमत उस वक्त सही नेगोशिएट कर पाएगी जब वो अकाउंटेबल होगी। फॉर इंस्टेंस, हमें क्या लाहौर के अंदर $2 बिलियन की ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन बनाने की ज़रूरत थी सीपैक के पैसे से? ये वो सवाल है कि जब ये हो रहा था तो कोई हुकूमत को अकाउंटेबल ठहरा ही नहीं सकता था। इस वक्त हुकूमत जो फैसले कर रही है कि आप 400 बिलियन रुपया जो है वो एहसास और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स में हम दे रहे हैं, लोगों को सब्सिडी के तौर पे ये देना चाहिए, या स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्चना चाहिए, तो हुकूमतें तब अकाउंटेबल होंगी जब लोग बाशऊर होंगे। अगर लोग बेवकूफ़ होंगे, लोग बाशऊर नहीं होंगे, सियासतदान ये कहते रहेंगे कि लोग बड़े बाशऊर हैं, लोग बड़े समझदार हैं, तो फिर यही हाल होगा जो इस वक्त हमारा हो रहा है। इस पर मज़ीद बात करनी चाहिए। मैं आपके रिस्पॉन्सेज और क्वेश्चन देखूंगा और इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।